और पूरे स्टाइल में, ये बूढ़े लोग, तुम्हारे पास जितना पैसा है ना उसका 10% मेरे पास जमा कराने का है बस, और कुछ नहीं, मेरे को सुनने का नहीं, मैं जाता, ठीक है। तो में खर्च करने की आदत बढ़ रही है। वो गाना सुना होगा आपने। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक टॉपिक है एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। इस टॉपिक को मैं इस तरीके से आपको समझाने वाला हूं कि आपको 100% समझ में आएगा। समझ ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरा नाम है सुनील कुमार और मेरे चैनल सुनील कुमार क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों, एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए समझते हैं कि एक्सेस डिमांड क्या होती है। बच्चों, एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशनरी गैप दोनों एक साथ होते हैं। क्यों होते हैं वो मैं अभी आपको समझाता हूं। एडी और एएस वर्टिकल एक्सिस पे है और इनकम नीचे है। 45 डिग्री हमारी एग्रीगेट सप्लाई होती है, ये सबको पता है बच्चों। थोड़ा सा एग्रीगेट सप्लाई 45 डिग्री, ठीक है, ये हमारी एग्रीगेट सप्लाई है। अब कंट्री के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे अगर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे, ठीक है, ये मैं F लिख रहा हूं, F फॉर फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे अगर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल है तो ये हो गया इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर ऐसे में डिमांड यानी एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाए तो क्या होगा? देश में सभी फैक्टर्स फुली एम्प्लॉयड थे और फिर भी डिमांड बढ़ गई। तो डिमांड बढ़ गई तो सप्लाई तो नहीं बढ़ी, सप्लाई तो वही है, एग्रीगेट सप्लाई। तो नया इंटरसेक्शन यहां पे हुआ है, मतलब जहां पे एडी और एएस इक्वल होते हैं तो ई डैश मतलब नया इक्विलिब्रियम यहां हुआ है। बट यहां पे डिमांड यहां से यहां पहुंच गई, ये हो गई हमारी एक्सेस डिमांड। और ये जो गैप आ गया है, दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेशनरी गैप, ठीक है। तो जब कंट्री के अंदर सारे फैक्टर्स फुल एम्प्लॉयड हैं, उसके बाद भी डिमांड बढ़ रही है, लोग पागलों की तरह शॉपिंग कर रहे हैं, ये खरीद रहे हैं, वो खरीद रहे हैं, तो बहुत ज्यादा डिमांड हो गई है, फुल एम्प्लॉयमेंट से भी क्रॉस कर गई है। फुल एम्प्लॉयमेंट जितना था देश में, तब भी डिमांड बढ़े जा रही है। अब नए फैक्टर्स कहां से ला, जो बीच में गैप होगा वो महंगाई बढ़ा देगा। मतलब कि अगर सारे फैक्टर्स एम्प्लॉयड हैं तो अब और कहां से लाओगे आप? तो आपको महंगाई बढ़ाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो चीजों के रेट बढ़ जाएंगे। तो इतना जो ये गैप आ गया, ये इन्फ्लेशनरी गैप है। इसीलिए इन्फ्लेशनरी गैप की डेफिनेशन या एक्सेस डिमांड की डेफिनेशन में दोनों का मीनिंग कवर हो जाता है। तो ये है हमारी एक्सेस डिमांड। अब आप वीडियो को पॉज करके डेफिशिएंट डिमांड का डायग्राम अपने आप बनाएं और फिर वीडियो को प्ले करके चेक करें कि क्या आपने डेफिशिएंट डिमांड का डायग्राम बिल्कुल सही बनाया है। ज्यादातर बच्चों ने वीडियो पॉज नहीं किया और वो कंटिन्यू देख रहे हैं। अगर नहीं किया तो बेटा पॉज करके आप बना लो पहले, ठीक है। तो चलिए देखते हैं डेफिशिएंट डिमांड का डायग्राम। ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, यहां पे एडी और एएस इक्वल है। और पता नहीं क्या हुआ देश में, कोरोना के टाइम पे सभी लोग शॉपिंग कम कर रहे हैं, लोग पैसे बचा रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। एग्रीगेट डिमांड पूरी कंट्री के अंदर कम हो गई। अब एग्रीगेट डिमांड कम होने से नया इक्विलिब्रियम सेट हुआ यहां पे, और ये हो गई डेफिशिएंट डिमांड हमारी इतनी कम। मैं ऐसे लिख देता हूं डेफिशिएंट डिमांड, और ये जो गैप आ गया है इतना, मैं यहां बना देता हूं, ये जो गैप आ गया है ये हो गया डिफ्लेशनरी गैप। तो ये हो गया हमारा डेफिशिएंट डिमांड का डायग्राम। अब हम आगे बढ़ते हैं और कॉजेज ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड करते हैं।
अब हम पढ़ते हैं कि एक्सेस डिमांड के राइज होने के, एक्सेस डिमांड होने के कारण क्या है, क्यों होती है एक्सेस डिमांड, क्यों 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 आखिर क्यों। तो एक्सेस डिमांड के बहुत सारे रीजंस हैं, एक एक करके करते हैं। सबसे पहला रीजन है राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, राइज हो रही है लोगों में, खर्च करने की आदत बढ़ रही है। वो गाना सुना होगा आपने, बट मैं इसका मतलब बता देता हूं कि आदमी को मौत नहीं मारती है, उसकी ईगो मार देती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये गाने का रेलेवेंस इस पॉइंट से क्या है। पॉइंट है राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। हर कंट्री के अंदर लोगों की जो प्रोपेंसिटी है वो बढ़ रही है, इंडिया में तो बहुत ज्यादा खर्च करने की आदत। वो आदत है क्या? मेरा फोन 10 मेगापिक्सल और मेरे फ्रेंड का फोन 16 मेगापिक्सल अभी खरीदता हूं मैं। अब क्या है, आदमी की औकात नहीं है, हैसियत नहीं है, लेकिन खरीद रहा है। खरीद क्यों रहा है? क्योंकि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे ईएमआई, नो कॉस्ट ईएमआई का ऑफर है। एक प्रपोजल है कि आप नो कॉस्ट ईएमआई 6 महीने में इस फोन को खरीद सकते हैं। ये फोन का मैंने एग्जांपल लिया है बहुत सारे केसेस में, कार के केसेस में, रिस्ट वॉच के केस में। लोगों को पता नहीं क्या हो गया है भाई, खरीदो खरीदो खरीदो, शॉपिंग करो, हालात खराब हैं, शॉपिंग करो, दिवाली आ गई, अमेजॉन पे बिग बाजार ऑफर निकला है, ये निकला है, वो निकला है, और लोग पागलों की तरह खरीद रहे हैं। भाई साहब, यही कारण है एक्सेस डिमांड के राइज होने का सबसे बड़ा कारण, राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। लोगों में खर्च करने की आदत हो गई है बहुत ज्यादा। ठीक है, एक फैक्टर ईगो भी है, बट आंसर में आप ईगो मत लिख देना। ईगो फिर से बता दूं मैं आपको, क्या कि मेरे पास इतना ये वाला फोन, उसके पास वैसा वाला, मैं तो वैसा वाला खरीदूंगा। मेरे पास ऐसी वाली कार, उसके पास वैसे वाली कार, मैं तो वो वाली कार खरीदूंगा। तो ये जो है, इस आदत की वजह से पूरी कंट्री की एक्सेस डिमांड बहुत ज्यादा हो रखी है, या कह सकते हो एग्रीगेट डिमांड बहुत ज्यादा हो रखी है, इतनी कि वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को क्रॉस कर चुकी है। इसी वजह से कंट्री में इन्फ्लेशन है। सेकंड पॉइंट पे आते हैं बच्चों। सेकंड पॉइंट है रिडक्शन इन टैक्सेस। गवर्नमेंट ने टैक्स रिड्यूस किए थे लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, कि लोगों को चीजें सस्ती पड़ जाएं, लेकिन लोग तो पागल हो गए। चीजें सस्ती हो रही हैं, टैक्स कम कर दिया, एक्साइज कम कर दिया, ओह चलो खरीदते हैं, भर भर के खरीद रहे हैं। तो टैक्सेस कम होने से चीजें बहुत सस्ती हो जाती हैं और लोग भर भर के खरीदना शुरू कर देते हैं, जिससे कि डिमांड बढ़ जाती है। तो ये दूसरा कारण हो गया डिमांड बढ़ जाने का। चलिए अब चलते हैं तीसरे पॉइंट। थर्ड पॉइंट है इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब आप सोचेंगे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ने से डिमांड कैसे बढ़ जाती है? बच्चों, पूरी कंट्री की डिमांड में गवर्नमेंट के जो ऑफिसेज होते हैं, इंडिया के अंदर तो मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी में बहुत सारे एंटरप्राइजेस गवर्नमेंट चलाती है। तो गवर्नमेंट जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, डिफेंस के लिए, और जो पब्लिक एंटरप्राइजेस गवर्नमेंट के पास है, उनके लिए डिमांड करती है, सामान खरीदी है, कूलर, पंखे, टेलीविजन, या डिफेंस के जो सामान खरीद रही है, वो भी तो एक डिमांड का पार्ट है। तो एग्रीगेट डिमांड के अंदर गवर्नमेंट की जो डिमांड है वो भी तो एक बहुत बड़ा पोर्शन है, और जब वो बहुत बड़ा पोर्शन राइज करेगा तो क्या एक्सेस डिमांड नहीं होगी? बिल्कुल होगी। एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, और एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने से वो फुल एम्प्लॉयमेंट वाले लेवल को क्रॉस कर जाएगी और फिर हो जाएगी एक्सेस डिमांड। तो ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट जरूरी है देश के लिए। देश के अंदर अगर एम्प्लॉयमेंट देना है तो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट कह रही है कि फॉरेन से इन्वेस्टमेंट करने के लिए, कि फॉरेनर्स आए इंडिया के अंदर और वो इन्वेस्ट करें, और इंडियंस को भी मोटिवेट कर रही है कि मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट करो। जब आप इन्वेस्ट करेंगे, जब फॉरेनर्स आएंगे इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, तो वो क्या करेंगे? इन्वेस्ट करने का मतलब एक फैक्ट्री चलाना, एक जगह खरीदना, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए कुछ काम करना, उस काम करने के लिए बहुत सारी मशीन्स खरीदना, बहुत सारा रॉ मटेरियल खरीदना, टीवी, कूलर, फ्रिज, फर्नीचर, मशीन्स, ये सब खरीदे जाएंगे। आप बोलोगे टीवी, हाँ जी, टीवी भी खरीदे जाते हैं। तो इतनी सारी चीजें खरीदी जा रही हैं इन्वेस्टमेंट की वजह से, वो भी तो डिमांड का पार्ट है। तो
जब कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट होगी तो लोग बहुत सारी चीजें खरीदेंगे अपने उस बिजनेस के लिए, वो भी हमारी डिमांड को बढ़ाएगा, यानी एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल वाले पॉइंट को क्रॉस कर जाएगी तो हो जाएगी एक्सेस डिमांड। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राइज इन एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट राइज कर रहा है, तो अच्छी बात है देश के लिए, लेकिन एक्सपोर्ट की डिमांड को पूरा करने के लिए, क्योंकि हमें एक्सपोर्ट करना है, अमेरिका से डिमांड आई है कि इतने सारे कॉटन के कपड़े चाहिए, हम उस डिमांड को पूरा करने के लिए कॉटन के कपड़े बनाएंगे, तो डिमांड बढ़ रही है, जिससे होगा क्या कि एग्रीगेट डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो जाएगी। इंडिया में जो रिसोर्सेज हैं जितने हैं उतने ही रहेंगे और डिमांड ज्यादा हो जाएगी, तो इन्फ्लेशन तो होगा ही, एक्सेस डिमांड तो होगी ही। नेक्स्ट पॉइंट इसका उल्टा है कि डिक्लाइन इन इंपोर्ट। अगर इंपोर्ट डिक्लाइन होगा मतलब ये कि हम जो बाहर से इंपोर्ट करते हैं वो डिक्लाइन होगा, तो क्या होगा, लोग इंडिया से ही खरीदेंगे। जब मना कर दिया कि चाइना से मत खरीदो, तो कहां से खरीदेंगे, इंडिया से खरीदेंगे। इंडिया से खरीदेंगे तो इंडिया में जो पहले से डिमांड थी वो डिमांड और ज्यादा बढ़ जाएगी, जो एग्रीगेट डिमांड का लेवल था वो और बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि मना कर दिया भाई चाइना से नहीं खरीदना, चाइना से ये नहीं खरीदना, चाइना से वो नहीं खरीदना, ठीक है नहीं खरीदेंगे, फिर कहां से खरीदेंगे, इंडिया से खरीदेंगे। इंडिया में जब डिमांड बढ़ जाएगी तो एक्सेस डिमांड हो जाएगी। तो ये थे हमारे 6 पॉइंट। अब मुझे बताइए क्या ये पॉइंट आपको समझ नहीं आए? अगर नहीं आए तो एक बार पीछे जाके फिर से देख लीजिए। अब बात करते हैं डेफिशिएंट डिमांड की। तो बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग, अगर ये 6 पॉइंट्स आपको समझ में आ गए हैं तो डेफिशिएंट डिमांड में ये 6 पॉइंट आप बिल्कुल उल्टे लिख दीजिए। मतलब जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था एक्सेस डिमांड में, राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, खर्च करने की आदत बढ़ गई थी एक्सेस डिमांड में। तो जब आप डेफिशिएंट डिमांड का पॉइंट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डिक्लाइन इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। डेफिशिएंट डिमांड मतलब देश के अंदर डिमांड जो है होनी चाहिए फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल पे उससे भी कम है, मतलब डिमांड कम है, जितनी होनी चाहिए फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे उतनी डिमांड भी नहीं है। तो उसके रीजंस में पहला रीजन है डिक्लाइन इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। फर्ज कीजिए मान गए सारे लोग कि भाई मत करो खर्च, मत करो ज्यादा डिमांड, कम में गुजारा करो, जितना है उसमें ही गुजारा करो, जितने चादर है उतने ही पैर फैलाओ। बच्चे मान गए, ऐसे हैं नहीं बच्चे लेकिन मान लेते हैं कि वो मान गए। बच्चे अगर मान जाते हैं तो फिर क्या होगा, डिमांड कम होगी। तो जब लोगों की खर्च करने की आदत कम होगी तो एग्रीगेट डिमांड भी कम होगी और कहीं इतनी ना हो जाए कि फुल एम्प्लॉयमेंट देने के लिए जितनी डिमांड चाहिए कंट्री में उतनी भी डिमांड नहीं है। और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं मैं बच्चों आपको, ये कोरोना का टाइम चल रहा है, इस टाइम ये हो सकता है कि डिमांड उतनी ना हो। आपने सुना होगा कि जॉब सेक्टर में ऑलमोस्ट 22 करोड़ के आसपास जॉब गई हैं, तो डिमांड तो कम होनी है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे जो डिमांड चाहिए अगर उससे भी कम हो जाती है तो इसको हम बोलते हैं डेफिशिएंट डिमांड। चलिए अब सेकंड पॉइंट कर, वहां पे पॉइंट था रिडक्शन इन टैक्सेस, लेकिन अभी हमें बताना है कि डिमांड कम क्यों हो गई है, लोग क्यों शॉपिंग कम कर रहे हैं। अरे भाई टैक्सेस बढ़ा दिए गए हैं, टैक्सेस बढ़ा दिए गवर्नमेंट ने, जीएसटी बढ़ा दिया है जिसकी वजह से चीजें महंगी हो गई हैं, और जब चीजें महंगी हो गई हैं तो लोग पोस्टपोन करना भी सीखेंगे। फॉर एग्जांपल जो फोन अभी 10-10 हजार में इतने अच्छे अच्छे फोन आ रहे हैं, अगर यही फोन 15 या 18 हजार के होंगे तो क्या तब भी लोग उतना ही खरीदेंगे? बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या होगा, डिमांड कम हो जाएगी। तो ये एक और रीजन है इंक्रीज इन टैक्सेस। किस चीज का रीजन, कि लोग शॉपिंग कम करेंगे, खरीदारी कम करेंगे, क्योंकि टैक्स की वजह से वो प्रोडक्ट्स महंगे हो गए हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट पढ़ा था हमने एक्सेस डिमांड में, तो उसका उल्टा लिखना है डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी के अंदर कम हो रही है। इन्वेस्टमेंट कम होगी तो फैक्ट्री लगाने के लिए, बिजनेस सेट करने के लिए सामान भी नहीं चाहिए। जब इन्वेस्टमेंट ही नहीं हो रही है तो लोग सामान भी नहीं खरीदेंगे फैक्ट्री के लिए, बिजनेस के लिए, तो फिर डिमांड नीचे आ जाएगी। तो इन्वेस्टमेंट कम होने से भी एग्रीगेट डिमांड नीचे आती है। इंक्रीज इन इंपोर्ट, इंपोर्ट इंक्रीज हो गया भाई, ठीक है। इंपोर्ट इंक्रीज हुआ है मतलब ये कि चाइना से भर लो सारा,
दिवाली की लड़ी बेचनी है, चाइना से ले आओ। बलून बेचने हैं, चाइना से ले आओ। अगरबत्ती चाहिए, चाइना से ले आओ। जो देखो चाइना से ले आओ। जब सब कुछ चाइना से ही आएगा तो इंडिया से क्या खरीदेंगे लोग? आदत पड़ गई चाइनीज सामान खरीदने की। जो देखो वही चीज चाइनीज, जो देखो वही चीज चाइनीज। तो अगर इंपोर्ट्स बढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि कंट्री के अंदर डिमांड चीजों की कम हो जाएगी। तो कंट्री में जो एग्रीगेट डिमांड थी उसका लेवल नीचे आ जाएगा, क्योंकि लोग इंपोर्ट की हुई चीजें खरीद रहे हैं। और वो उसका रीजन ये है कि वो सस्ती पड़ती हैं इंडिया में बनी हुई चीजों से। तो इसके लिए कुछ सोचना चाहिए कि वो ना पड़े इतनी सस्ती। बट इंपोर्ट बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड कम होगी तो देश में डिफ्लेशन होगा ही होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डिक्रीज इन एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट डिक्रीज हो गया, लोगों को पसंद नहीं आ रहा इंडिया में बना हुआ सामान, तो वो इंडिया से डिमांड नहीं कर रहे हैं। वो चाइना से, ताइवान से, सिंगापुर से, जहां से उनको चाहिए। बांग्लादेश कॉटन में, रेडीमेड गारमेंट्स में और कॉटन में बांग्लादेश ने कितनी बड़ी जंप लगाई है। लोगों ने इंडिया से खरीदना कम कर दिया। तो जब एक्सपोर्ट कम होगा तो बाहर से जो डिमांड आ रही थी और इंडिया उसको पूरा करने के लिए प्रोडक्शन कर रहा था, वो डिमांड आनी बंद हो जाएगी। तो अगर एक्सपोर्ट कम होंगे तो एग्रीगेट डिमांड कम होगी और कम होने से डिफ्लेशन वाली हालत आ जाएगी। तो ये हमारे 6 पॉइंट्स हो गए बच्चों, जो कि एक्सेस डिमांड के रीजंस के जस्ट ऑपोजिट है। पॉइंट्स और भी हैं लेकिन 6 से ज्यादा पॉइंट आपको लिखने नहीं है। 6 नंबर का ही क्वेश्चन आता है मैक्सिमम। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बात करते हैं इंपैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड ऑन आउटपुट, ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड ऑन प्राइजेस। प्राइस, एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट पे एक्सेस डिमांड का क्या असर पड़ेगा? बच्चों इस आंसर के लिए आपको सिर्फ अपने दिमाग पे जोर डालना है, बिल्कुल भी किताबों में नहीं फंसना है। जितना आप बुक्स में फंसेंगे उतना आप परेशान होंगे। बहुत सिंपल है, पूरी कंट्री के अंदर सारे रिसोर्सेज फुल एम्प्लॉयड हैं, सारे लोग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एम्प्लॉयड हैं, जैसे मशीन्स, जैसे लेबर, जैसे कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। कोई भी एंटरप्रेन्योर खाली नहीं है, सब काम धंधे में लगे हुए हैं। लेबर फ्री नहीं है बिल्कुल भी, मशीन्स नहीं फ्री हैं, लैंड बिल्कुल भी फ्री नहीं है फैक्ट्री लगाने के लिए। ऐसे टाइम पर प्राइजेस पे क्या फर्क पड़ेगा अगर डिमांड बढ़ेगी? तो आप सोच के देखिए, जब प्रोडक्शन बढ़ाने के चांसेस ही नहीं है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के चांसेस ही नहीं है, प्राइसेस पे क्या असर पड़ेगा? प्राइसेस ज्यादा हो जाएंगे। अब इसी आंसर में और भी बातें छुपी हुई थी। क्वेश्चन अगला पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट पे क्या असर पड़ेगा। हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं कि कंट्री के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट है, यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सारे के सारे एम्प्लॉयड हैं। जब सारे के सारे एम्प्लॉयड हैं तो कहां से नया एम्प्लॉयमेंट लेके आओगे? तो एम्प्लॉयमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर आता है प्रोडक्शन पे फर्क। प्रोडक्शन कैसे बढ़ाओगे जब सारी मशीन, सारी फैक्ट्रीज, सारे वर्किंग आवर्स सब फुली ऑक्यूपाइड हैं? अब वर्किंग आवर्स भी नहीं बढ़ाए जा सकते, तो क्या होगा? प्रोडक्शन बिल्कुल भी नहीं बढ़ा पाओगे। तो प्राइस के अलावा आप कुछ भी नहीं बढ़ा पाओगे इन 3 पॉइंट्स में। ये 3 पॉइंट्स हैं, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट, प्राइजेस। प्राइस के अलावा आप और कुछ भी नहीं बढ़ा पाओगे। ठीक है, तो ये पॉइंट दिमाग से सोच के लिखना है, बिल्कुल भी रटना नहीं है कि एक्सेस डिमांड में ऐसे ऐसे ऐसे, डेफिशिएंट डिमांड में ऐसे ऐसे ऐसे, बिल्कुल भी नहीं। थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, आंसर अपने आप आएगा आपके सामने। ठीक है, फिर से रिपीट कर देता हूं, डिमांड कंट्री के अंदर हद से ज्यादा है, सारे लोग बिजी हैं, सारे बिजनेसमैन बिजी हैं, सारी फैक्ट्रीज बिजी हैं, कोई फैक्ट्री फ्री नहीं है, कैपिटल भी नहीं फ्री है, कैपिटल भी नहीं मिल रही लोगों को लगाने के लिए इंटरेस्ट पे। तो जब कुछ फ्री है ही नहीं तो प्रोडक्शन कैसे बढ़ाओगे? एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ाओगे? कोई होगा ही नहीं एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ा सकते, प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते, लेकिन क्या बढ़ा सकते हैं? प्राइजेस, वो बढ़ रहे हैं। तो प्राइजेस बढ़ेंगे बस, और कुछ भी नहीं होगा। तो अब हम आते हैं डेफिशिएंट डिमांड पे। डेफिशिएंट डिमांड में इन्हीं तीनों चीजों पे, ये जो 3 पॉइंट हमने अभी डिस्कस किए हैं, डेफिशिएंट डिमांड के केस में इन तीनों पे क्या असर पड़ेगा? फिर से सोचना पड़ेगा कि डेफिशिएंट डिमांड थी क्या। डेफिशिएंट डिमांड थी कि पूरी कंट्री में डिमांड लोग कम कर रहे हैं,
फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल से भी नीचे चली गई है डिमांड। लोग अगर डिमांड नीचे कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रोडक्शन कम होगा। आप सोचिए, हर चीज की डिमांड कम हो रही है, फैक्ट्री वाला पागल है, वो बना बना के रखता जाएगा। अगर डिमांड कम है तो कोई भी फैक्ट्री वाला एक्स्ट्रा बना के नहीं रखेगा। क्यों? क्योंकि अगर वो एक्स्ट्रा बना के रखेगा तो उसको प्रोडक्ट के लिए स्टोर में रखना पड़ेगा, स्टोर का किराया जाएगा। अगर उसका स्टोर अपना है तो वो जगह बेकार हो जाएगी, क्योंकि ऑक्यूपाइड हो जाएगी, और वो सामान पता नहीं कल को बिकेगा या नहीं बिकेगा, और सामान आउट ऑफ डेट होगा, क्योंकि हर सामान की एक एक्सपायरी होती है, उसका एक वर्जन होता है, उसकी ड्यूरेबिलिटी होती है, तो वो टाइम भी जा रहा है, सामान पुराना कहलाएगा। तो इसलिए कोई भी सरप्लस प्रोडक्शन नहीं करेगा, जितनी डिमांड होगी उतना ही प्रोडक्शन करेगा। तो इसलिए कोई भी इंसान प्रोडक्शन नहीं बढ़ाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है इंपैक्ट ऑन आउटपुट। तो आप क्या लिखेंगे कि आउटपुट बिल्कुल भी नहीं बढ़ाया जाएगा। क्यों नहीं बढ़ाया जाएगा? क्योंकि डिमांड नीचे है। जब डिमांड नीचे है तो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करके क्या फायदा। दूसरा पॉइंट, प्राइसेस कहां जाएंगे। आप सोच के देखिए कि पूरी कंट्री के अंदर डिमांड कम है, लोग शॉपिंग ही नहीं कर रहे हैं, ऐसे में आप प्राइस बढ़ाएंगे या कम करेंगे? आंसर आ गया आपके दिमाग में, प्राइस कम किए जाएंगे। भाई कुछ तो कमा लें हम। अगर एक प्रोडक्ट पे मैं 10 रुपए कमाता हूं और डिमांड कम हो रही है देश के अंदर, तो कोई नहीं, 2 रुपए कमा लेते हैं, क्या दिक्कत है? तो प्राइस कम करना पड़ेगा। ठीक है, 2 पॉइंट्स हो गए हमारे। थर्ड पॉइंट, एम्प्लॉयमेंट। जब पूरे देश में डिमांड कम है तो प्रोडक्शन भी कम होगा पूरे देश के अंदर। अगर प्रोडक्शन कम होगा तो फैक्ट्रीज भी कम काम करेंगी, कम टाइम तक प्रोडक्शन करेंगी। अगर 16 घंटे काम होता था तो 8 घंटे काम होगा, तो लोगों को निकाला जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट भी नीचे आएगा। ये कोरोना खत्म होते होते आपको ये नजर आ जाएगा कि क्या हो रहा है इस देश में। डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी, चीजों के प्राइस भी थोड़े कम होंगे। उन चीजों के प्राइस नहीं कम होंगे जिनकी डिमांड ज्यादा है, बाकी सब चीजों के प्राइस कम होंगे और एम्प्लॉयमेंट भी कम होगा। तो ये बहुत अच्छा टाइम है इस वाले पॉइंट को समझने के लिए। तो चलते हैं अब हम एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल करने के लिए 2 टाइप की पावर्स काम करती हैं। एक को हम कहते हैं फिस्कल पॉलिसी और दूसरी पावर है मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी होती है आरबीआई की। आरबीआई एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसका अपना एक गवर्नर होता है। तो आरबीआई के जो तरीके होते हैं एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल करने के, उनको हमको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। और गवर्नमेंट के जो तरीके होते हैं डिमांड को, एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल करने के, उनको हम बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। तो एक एक करके सीखते हैं। सबसे पहले आते हैं फिस्कल पॉलिसी पे। तो फिस्कल पॉलिसी में पहला पॉइंट है एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को अपने ही एक्सपेंडिचर कंट्रोल करने पड़ेंगे। मतलब ये कि एग्रीगेट डिमांड के अंदर गवर्नमेंट की भी डिमांड है और पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर की भी डिमांड है। बट अभी क्योंकि देश के अंदर एक्सेस डिमांड है, उस डिमांड को कंट्रोल करना है, कम करवाना है किसी तरीके से, और हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी है इंडिया में, तो हम किसी को जबरदस्ती नहीं बोल सकते कि भाई तुम शॉपिंग कम करो। क्या हो सकता है ऐसा कि पुलिस वाले घूमे, हाँ भाई किस तरह शॉपिंग कर रहा भाई, शॉपिंग ना करे, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। डेमोक्रेसी है, आप किसी को शॉपिंग करने से रोक नहीं सकते हो। तो गवर्नमेंट अपनी शॉपिंग, अपनी डिमांड तो कम कर सकती है ना। तो ऐसे टाइम पे गवर्नमेंट अपनी डिमांड कम करेगी। स्कूल्स में व्हाइट वॉश नहीं कराएगी, हॉस्पिटल में व्हाइट वॉश नहीं कराएगी। अगर टूटी फूटी रोड से काम चल रहा है तो टूटी फूटी रोड से ही काम चलाएंगे, नई रोड नहीं बनाएंगे। और ऐसे ही बहुत सारे काम जो अननेसेसरी हैं या कम जरूरी हैं उनको नहीं किया जाएगा, डिमांड कम की जाएगी एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए। तो ये पहला पॉइंट था हमारा कि गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को नीचे लाएगी टोटल एक्सेस डिमांड को, एग्रीगेट डिमांड को कंट्रोल करने के लिए। ठीक। सेकंड पॉइंट है बच्चों चेंज इन टैक्सेस, यानी इंक्रीज इन टैक्सेस। टैक्सेस बढ़ाए जाएंगे तो चीजें हो जाएंगी महंगी। तो ये जो गुड्डू बबलू राजू पप्पू फालतू में शॉपिंग कर रहे थे, फोन खरीद रहे थे, आए दिन रिस्ट वॉच खरीद रहे थे, और ये वो अपनी गर्लफ्रेंड को इंप्रेस करने के लिए वो नहीं करेंगे। चीजें महंगी हो रही भाई, चोरी थोड़ी करेंगे। फिर क्या करेंगे?
कम शॉपिंग करेंगे। तो पूरी इंडिया जब शॉपिंग कम करेगी तो अपने आप डिमांड कम आ जाएगी। कैसे हुई ये कम? टैक्सेस बढ़ाने की वजह से। तो 2 पॉइंट हो गए हमारे। पहला पॉइंट था गवर्नमेंट अपना एक्सपेंस कम करेगी, अपने एक्सपेंडिचर कम करेगी, और सेकंड पॉइंट हमारा कि टैक्सेस बढ़ा देंगे तो चीजें महंगी हो जाएंगी। जब चीजें महंगी होंगी तो लोग शॉपिंग कम करेंगे, पोस्टपोन करेंगे कि बाद में खरीद लेंगे। इस तरीके से डिमांड कम होगी। तीसरा पॉइंट है इंक्रीज इन पब्लिक बोरोइंग्स। पब्लिक बोरोइंग्स को बढ़ाया जाएगा। अब ये पब्लिक बोरोइंग्स क्या होती हैं बच्चों? पब्लिक बोरोइंग्स बोलते हैं जब गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है, वो डिवेंचर की तरह होता है, बॉन्ड लोन की तरह होता है। तो जब गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है तो पब्लिक खरीदती है क्योंकि वो टैक्स फ्री होते हैं और उसमें इंटरेस्ट बहुत ज्यादा मिलता है। तो जब भी गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है लोग पागलों की तरह खरीदते हैं बॉन्ड गवर्नमेंट के, क्योंकि वो बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होती है। ऐसे टाइम पे गवर्नमेंट बॉन्ड इशू कर देगी, यानी कि पब्लिक बोरोइंग को बढ़ा देगी, लोगों से पैसा ले लेगी उधार देश को ठीक करने के लिए। तो उससे क्या होगा? लोगों का पैसा हो जाएगा कम, और जब लोगों के पास पैसा होगा कम तो वो शॉपिंग करेंगे कम, और जब वो शॉपिंग करेंगे कम तो अपने आप एक्सेस डिमांड नीचे आ जाएगी। लोगों की शॉपिंग कम करानी है और कुछ नहीं। तो ये हो गए हमारे 3 पॉइंट फिस्कल पॉलिसी के। फोर्थ पॉइंट है कि डेफिसिट फाइनेंसिंग को कंट्रोल किया जाएगा। अब ये डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होती है? डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब यह है कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा हो गए और इनकम कम थी, तो वो जो लॉस हो गया है, जब आदमी का आमदनी अठन्नी रह जाती है और खर्चा रुपया हो जाता है, यानी कि इनकम कम खर्चे ज्यादा, तो उस लॉस को कवर करने के लिए गवर्नमेंट बोरो करती है आरबीआई से, और आरबीआई प्रिंट करती है नोट्स। जब नोट्स की सप्लाई कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा होती है तो उससे महंगाई बढ़ती है, उससे बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ती है। उसे अगर कंट्रोल करना है तो मनी की सप्लाई को थोड़ा कम करना पड़ेगा। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग नहीं की जाएगी ऐसे टाइम पे, कम की जाएगी, नहीं की जाएगी तो हो नहीं सकता इंडिया में, कम की जाएगी। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग को कम किया जाएगा जिससे कि इन्फ्लेशन ना हो, देश के अंदर महंगाई ना हो। तो ये थे हमारे 4 पॉइंट्स, और इन्हीं का उल्टा लिखना है हमें डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल करने की फिस्कल पॉलिसी के अंदर। ठीक है बच्चों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल करने के लिए फिस्कल पॉलिसी में क्या क्या किया जाना चाहिए, तो आप इसका उल्टा लिखेंगे। जैसे फर्स्ट पॉइंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाया जाएगा क्योंकि पूरे देश में डिमांड नीचे है। डिमांड को ऊपर लाने के लिए पूरे देश में लोगों को जबरदस्ती पीटा जाएगा, मारा जाएगा, खरीदो। हो सकता है ऐसा? नहीं, किसी को भी कुछ नहीं बोल सकती गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी है, शॉपिंग करो शॉपिंग करो शॉपिंग करो, ऐसा तो बोल ही नहीं सकती गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अपनी शॉपिंग स्टार्ट कर देगी। गवर्नमेंट स्कूल्स में व्हाइट वॉश करवाएगी, जबरदस्ती सड़कें बनवाएगी, पेड़ लगवाएगी, खर्चे करेगी, बढ़ाएगी खर्चों को जिससे कि डिमांड बढ़े। ठीक है, तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंसेस बढ़ा देगी, अपने एक्सपेंडिचर बढ़ा देगी जिससे कि डिमांड थोड़ी सी तो ऊपर आए। सेकेंड पॉइंट, डिक्रीज इन टैक्सेस। टैक्सेस को कम करा जाएगा जिससे चीजें सस्ती हो जाएं, और अगर चीजें सस्ती होंगी तो लोग शॉपिंग करेंगे। हमें यही तो करवाना था। हम डंडे से शॉपिंग नहीं करा सकते। हम कैसे शॉपिंग करवा सकते हैं लोगों से? चीजों को कर दो सस्ती, टैक्सेस कर दो कम, अपने आप लोग खरीदेंगे। ठीक है, तो ये हो गए 2 पॉइंट। थर्ड पॉइंट है हमारा डिक्रीज इन पब्लिक बोरोइंग्स। मतलब भाई बॉन्ड इशू मत करो। बॉन्ड इशू करोगे तो पब्लिक खरीदेगी क्योंकि वो तो एक ऑफर, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है पैसा कमाने की। तो जब इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी पैसा कमाने की तो कौन छोड़ेगा? बॉन्ड ही मत इशू करो। बॉन्ड इशू नहीं करोगे तो लोग सोचेंगे चलो पैसा पड़ा है कुछ खरीद लेते हैं। ठीक है ना, गोल्ड भी खरीदेंगे तो वो एक शॉपिंग है, वो एक डिमांड बढ़ाने वाली बात है, तो वो भी तो एक इन्वेस्टमेंट है। बट बॉन्ड नहीं खरीदेंगे तो पैसा पब्लिक के पास रहेगा, वो शॉपिंग करेंगे, शॉपिंग करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी और जो डेफिशिएंट डिमांड थी वो थोड़ी ऊपर आएगी। तो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। और फोर्थ पॉइंट था डेफिसिट फाइनेंसिंग को इंक्रीज करा जाए। अगर ऐसे हालात हैं कि पूरी कंट्री के अंदर डिमांड ही नहीं है तो ऐसे टाइम पे अगर नोट प्रिंट करने भी पड़ रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है। तो ये फोर्थ पॉइंट हो गया हमारा। तो आप देख रहे हैं कितना ज्यादा रिलेटेड है पॉइंट्स आपस में एक दूसरे से। अगर आपको एक्सेस डिमांड के
पॉइंट्स आते हैं तो डेफिशिएंट डिमांड के पॉइंट्स आप अपने आप लिख लेते हो। तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ एक्सेस डिमांड और उसके इंपैक्ट्स और उसके कॉजेज समझने हैं और उस फिस्कल पॉलिसी समझनी है एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए, और उसका रिवर्स लिखना है डेफिशिएंट डिमांड के केसेस में। तो आप एक्सेस डिमांड ढंग से पढ़ लीजिए, उसका रिवर्स लिखना है आपको डेफिशिएंट डिमांड में। तो चलिए अब हम चलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ। तो बच्चों अब बात करते हैं एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने की मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि कंट्री के अंदर जो एक्सेस डिमांड है उसे कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करेगा, यानी कि आरबीआई की पॉलिसी को ही मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी में दो तरीके से आरबीआई एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। पहला तरीका है क्वांटिटेटिव मेथड्स और दूसरा तरीका है क्वालिटेटिव मेथड्स। ठीक है, तो पहले हम क्वांटिटेटिव मेथड्स करते हैं कि क्वांटिटेटिव मेथड्स में आरबीआई यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जो इंडिया का सेंट्रल बैंक है, वो किस तरीके से कंट्रोल करेगा एक्सेस डिमांड को। तो सबसे पहला पॉइंट है क्वांटिटेटिव मेथड्स में CRR, कैश रिजर्व रेशो। बुक्स में ये फर्स्ट पॉइंट नहीं है, लेकिन मैं आपको सबसे पहला पॉइंट यही बताता हूं, CRR, कैश रिजर्व रेशो। क्या है ये कैश रिजर्व रेशो? बच्चों कैश रिजर्व रेशो इतना इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ऐसे लगेगा कोई मूवी देख रहे हो आप ऐसे अज्यूम कीजिए कि एक बड़ा सा हॉल है जिसमें सारे कॉमर्शियल बैंक्स के सीईओज बैठे हैं। कोई बड़ा बैंक का सीईओ है, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे बड़े बड़े बैंक्स के सीईओ, और कुछ छोटे छोटे यूको पीको बैंक जो होते हैं, देना बैंक, अब तो खैर ये मर्ज हो चुके हैं, मैं थोड़ा सा पीछे की बात बता रहा हूं। छोटे छोटे बैंक, यूको बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, देना बैंक, अजीब अजीब से नाम। ठीक है, तो ये छोटे मोटे भी बैठे हैं और बड़े बड़े कॉमर्शियल बैंक्स के सीईओज भी बैठे हैं, अपना टोटल फंड्स लेके, टोटल पैसे लेके, मतलब फिजिकली नहीं, उनको पता है कि हमारे पास कितना पैसा है। अभी हॉल के अंदर सेंट्रल बैंक एंटर करेगा रूम के अंदर और पूरे टपोरी वाले अंदाज में, ये बुढ़ू लोग, तुम लोग के पास जितना कैश है ना उसका 10% मेरे पास जमा कराने का है और कोई मच नहीं, समझा क्या? ऐसे बोल के चला जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही नहीं होता है, लेकिन तरीका यही है। मतलब कि सेंट्रल बैंक सारे कॉमर्शियल बैंक से एक मिनिमम परसेंटेज रखवाता है अपने पास। वो परसेंटेज 10% भी हो सकता है, 8, 7, 6 या कुछ भी हो सकता है। मतलब ये कि जितने भी बैंक्स हैं उनके पास जो टोटल फंड्स हैं, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि बैंक्स अपना फंड छुपा सकते हैं, बट अब सब कुछ डिजिटलाइज्ड है। हर बैंक के पास टोटल कितना पैसा है वो सेंट्रल बैंक को पता है, तो छुपा नहीं सकते। ठीक है, तो हर बैंक के पास टोटल जितना पैसा है उसका कुछ परसेंटेज सेंट्रल बैंक के पास जमा कराना पड़ता है। ये जो परसेंटेज है ये कितना होगा, ये सेंट्रल बैंक यानी डॉन ही तय करेगा कि कितना होगा। तो अब आप बताओ कि कंट्री के अंदर एक्सेस डिमांड है, लोगों के पास पैसा बहुत है, बहुत ज्यादा शॉपिंग कर रहे हैं, लोन इजीली मिल रहे हैं लोगों को, बहुत शॉपिंग कर रहे हैं जिसकी वजह से डिमांड बहुत ज्यादा है। लोगों की शॉपिंग कम करानी है तो सिंपल तरीका है कि जो बैंक्स इन लोगों को लोन दे रहे हैं उन बैंक्स का पैसा कम करवा दो। तो क्या करेगा सेंट्रल बैंक? CRR यानी कैश रिजर्व रेशो को इंक्रीज करेगा। समझ आ गया होगा आपको कि सेंट्रल बैंक अपनी ताकत का फायदा उठाते हुए हर कॉमर्शियल बैंक से बोलेगा कि मिनिमम इतना पैसा मेरे पास रखवाओ, तो उस जो रेट है उस परसेंटेज को बढ़ा देगा कि मेरे पास ज्यादा पैसा रखवाओ। तो जब कमर्शियल बैंक्स का ज्यादा पैसा सेंट्रल बैंक के पास होगा तो वो लोन रेवड़ी की तरह नहीं बांटेंगे, लोन आसानी से नहीं बांटेंगे, थोड़ा थोड़ा बांटेंगे, तो लोग भी शॉपिंग थोड़ी थोड़ी करेंगे, शॉपिंग थोड़ी कम करेंगे तो डिमांड थोड़ी सी नीचे आ जाएगी। अब आते हैं हम सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट है बैंक रेट। ये बैंक रेट क्या होता है? अब देखिए सिचुएशन देखिए, यही छुटपुट बैंक्स बेचारे
छोटे मोटे, इनको जब लंबे टाइम के लिए पैसा चाहिए होता है, लंबे टाइम के लिए पैसा मतलब इनकी डील हो गई, सपोज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की डील मुकेश अंबानी से हो गई, मुकेश अंबानी ने 20 साल के लिए लोन मांगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हां कर दिया, लेकिन उसके पास भी इतना पैसा नहीं है। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के पास जाएगा कि मुझे लंबे टाइम के लिए पैसा दे दो, और वो डॉन, वो रिजर्व बैंक उसे इंटरेस्ट पे पैसा देगा। जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे सेंट्रल बैंक छुटकू कॉमर्शियल बैंक्स को लोन देता है लॉन्ग टाइम के लिए, फिर से बोल देता हूं, सेंट्रल बैंक ये छुटकू पुटकू बैंक्स, कॉमर्शियल बैंक्स को लंबे टाइम के लिए जिस रेट पे लोन देता है उसे बैंक रेट कहते हैं। अब आप बताइए कि देश में बहुत ज्यादा डिमांड है, लोगों की शॉपिंग कम करानी है, बैंकों को कंट्रोल करना है कि वो लोगों को लोन ना दें, तो क्या करना चाहिए आरबीआई को? इस बैंक रेट को बढ़ाना चाहिए या कम करना चाहिए? बढ़ाना। बिल्कुल सही, बढ़ा देना चाहिए। बढ़ाने से लोन महंगा हो जाएगा, कमर्शियल बैंक्स लोन कम लेंगे तो आगे भी कम देंगे, आगे कम देंगे तो शॉपिंग कम होगी, शॉपिंग कम होगी तो डिमांड कम होगी। ठीक है, मैं टेक्निकल वर्ड्स का यूज नहीं कर रहा हूं, बुक में लिखा हुआ परचेजिंग पावर, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। परचेज शॉपिंग में जो बोल रहा हूं बेसिकली इकोनॉमिक्स की बुक में आपको परचेजिंग पावर लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि परचेजिंग पावर को कम करवाना है, यानी शॉपिंग कम करवानी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बैंक रेट सेकंड पॉइंट। अब आते हैं थर्ड पॉइंट, बहुत इजी है, रेपो रेट। जिस तरह बैंक रेट होता है लंबे टाइम के लिए लोन, उसी तरीके से रेपो रेट होता है छोटे वाले लोन का रेट। यानी कि छुटकू पुटकू कमर्शियल बैंक्स को अगर छुटकू पुटकू छोटे टाइम के लिए 2 साल 1 साल के लिए लोन चाहिए आरबीआई से, तो जिस रेट पे वो लोन देगा उस रेट को रेपो रेट बोलते हैं। फिर से रिपीट कर देता हूं, छोटे टाइम के लिए कमर्शियल बैंक्स को, छुटकू पुटकू बैंक्स को जिस रेट पे लोन देता है सेंट्रल बैंक, उस रेट को रेपो रेट कहते हैं। और एक्सेस डिमांड के दिनों में हम इस रेट को बढ़ा देंगे कि भाई लोन पब्लिक को कम बांटो। जब महंगा होगा लोन तो कमर्शियल बैंक्स नहीं ले पाएंगे ज्यादा लोन, और जब खुद नहीं ज्यादा ले पाएंगे तो वो पब्लिक को भी नहीं दे पाएंगे। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये छुटकू पुटकू बैंक बड़े चालू हैं, अपना कुछ भी स्टेक पे नहीं लगाते, सेंट्रल बैंक से लिया और आगे बढ़ा दिया। ठीक है, बीच में जो इंटरेस्ट है वो कमा लिया, सेंट्रल बैंक से जिस भी रेट पे लिया उससे थोड़ा सा बढ़ा के पब्लिक को दे दिया और बीच में कमा लिया। तो रेपो रेट को बढ़ा दिया जाएगा, जिससे लोन कम लेंगे कमर्शियल बैंक्स, कम लेंगे तो पब्लिक को कम देंगे, पब्लिक को कम मिलेगा तो पब्लिक शॉपिंग कम करेगी, पब्लिक शॉपिंग कम करेगी तो डिमांड नीचे आ जाएगी। तो ये हो गए हमारे 3 पॉइंट। अब हम आते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस पे। ये ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? खुले में छुटकू पुटकू बैंक को स्ट्रेचर पे डाल के उनका ऑपरेशन कर देता है सेंट्रल बैंक। ये नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं है। ये बीच बीच में थोड़ा सा फन क्रिएट करना पड़ता है, नहीं तो आप बोर हो जाते हैं। ऐसा नहीं है। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब ये नहीं कि ऑपरेशन कर रहे हैं, ऑपरेशन थिएटर वाला ऑपरेशन, सर्जरी नहीं है ये। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब सिर्फ इतना है कि सेंट्रल बैंक और छुटकू पुटकू बैंक यानी कमर्शियल बैंक्स आपस में सिक्योरिटीज सेल परचेज करते रहते हैं। ठीक है, सेंट्रल बैंक जब बेचता है तो कमर्शियल बैंक्स पागलों की तरह, जैसे भंडारा बट होता है, ऐसे पहुंच जाते हैं, ए, मुझे भी। ठीक है, तो जब सेंट्रल बैंक बेचता है तो कमर्शियल बैंक पागलों की तरह मुझे भी चाहिए, क्योंकि बहुत अट्रैक्टिव रेट पे बेचता है। और जब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से खरीदना चाहता है तो थोड़ा सा महंगा खरीदता है, तब भी उनको फायदे की बात, उनके लिए फायदे का सौदा होता है जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं। तो जब जब सेंट्रल बैंक खरीदना चाहता है तो सभी उसको बेचना चाहते हैं, और जब सेंट्रल बैंक बेचना चाहता है तो सारे कमर्शियल बैंक उससे खरीदना चाहते हैं, ऐसा होता है। ठीक है, तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस में
क्या करेगा सेंट्रल बैंक जिससे कि देश में महंगाई कम हो जाए? सोचिए थोड़ा। ओपन मार्केट ऑपरेशंस यानी कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक, इस पूरे प्रोसेस में सेंट्रल बैंक बेचेगा कमर्शियल बैंक्स को सिक्योरिटीज या सेंट्रल बैंक खरीदेगा सिक्योरिटीज, यह आपको सोचना है। वीडियो पॉज कर दीजिए, सोचिए और फिर प्ले कर दीजिए। तो ऐसे में सेंट्रल बैंक बेचेगा सिक्योरिटीज और खरीदेंगे कमर्शियल बैंक्स, और जब कमर्शियल बैंक्स सिक्योरिटीज खरीद के लाएंगे तो पैसा कम हो जाएगा उनका, क्योंकि पैसा दे दिया है उन्होंने सेंट्रल बैंक को। क्यों? सिक्योरिटीज के बदले में सिक्योरिटीज खरीदी है, तो पैसा हो गया कमर्शियल बैंक के पास कम, तो शॉपिंग कर ली ज्यादा तो पैसे हो गए कम। इस बार शॉपिंग करी है कमर्शियल बैंक्स ने, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक के पास पैसा हो गया कम, जब पैसा होगा कम तो पब्लिक को देंगे कम, जब पब्लिक को मिलेगा कम तो पब्लिक शॉपिंग करेगी कम, और जब शॉपिंग होगी कम तो एक्सेस डिमांड अपने आप नीचे आ जाएगी। तो ये थे हमारे पॉइंट क्वांटिटेटिव मेथड्स के। अब हम आते हैं क्वालिटेटिव मेथड्स, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्वालिटेटिव मेथड्स जिनमें एक्सेस डिमांड को कंट्रोल किया जाता है। तो पहला पॉइंट है इसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब ये मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है? आप जब कार फाइनेंस कराते हैं, मतलब कार लोन पे लेते हैं या फ्लैट लोन पे लेते हैं, तो कितना लोन मिलता है आपको? पूरा लोन तो नहीं मिलता है ना, कितना मिलता है? आजकल मिल रहा है 80%, आपको पता होगा 80% लोन मिल रहा है, यानी कि 20% का मार्जिन रखा जा रहा है, ठीक है, गैप। 10 लाख का फ्लैट खरीदते हैं तो 8 लाख का लोन मिलता है, यानी 20% का मार्जिन रखा जा रहा है। ये मार्जिन 20% जो है इसको बढ़ाया जाएगा या कम करा जाएगा जब देश में एक्सेस डिमांड होगी। वीडियो को पॉज कर दीजिए, सोचिए और फिर मैं आपको बताता हूं जब वीडियो आप प्ले करेंगे। बढ़ा दिया जाएगा। ऐसे समय में जब पूरे देश में एक्सेस डिमांड है, इस मार्जिन को बढ़ाया जाएगा। मार्जिन बढ़ाने से क्या होगा कि लोन मिलेगा जरा सा, प्रॉपर्टी चली जाएगी इतनी सी। इतनी सारी प्रॉपर्टी रख के अगर लोन इतना सा मिल रहा है तो ये रिस्क बहुत कम लोग लेंगे, जिससे कम लोन फॉरवर्ड होंगे लोगों को लोन कम मिलेंगे तो लोग शॉपिंग कम करेंगे, परचेसिंग पावर उनकी नीचे आएगी, जिससे एक्सेस डिमांड कंट्रोल होगी। सेकेंड पॉइंट है हमारा मोरल सुएजन। मोरल सुएजन का मतलब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स के साथ मीटिंग्स करके उनको समझा के एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। उनको समझाता है कि देश में इन्फ्लेशन हो रही है, महंगाई हो रही है, देश में इसको कंट्रोल करना है, तो उसके लिए वो समझाता है। उसको हम बोलते हैं मोरल सुएजन। थर्ड पॉइंट है हमारा क्रेडिट रैशनिंग। क्रेडिट रैशनिंग का मतलब इसको मत दो, इसको दो, इसको दो तो इतना दो, इतना मत दो। दिस इज कॉल्ड क्रेडिट रैशनिंग। देखो बिग बॉस देखा होगा आपने जब कम सामान होता है, लोग ज्यादा होते हैं, तो हिसाब से खर्च किया जाता है, इसी को कहते हैं क्रेडिट रैशनिंग। सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को पैसा किसको देना है, लोन किसको नहीं देना है, और जो जितना मांग रहा है उतना देना है या नहीं देना है, ये सब सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है। कमर्शियल बैंक्स को तो बस उस पर चलना होता है। तो इस टाइम पे क्रेडिट रैशनिंग को बहुत टाइट कर दिया जाता है कि नहीं, इस सेक्टर को लोन नहीं देना है। सर्विस सेक्टर में जो रिस्की होता है, जैसे ट्यूशन सेंटर्स होते हैं, कुरियर सर्विसेज होते हैं, इस टाइप के बिजनेस वालों को लोन नहीं मिलता है। आपको पता है बहुत रिस्की होता है, इनको लोन नहीं दिया जाता है। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ क्रेडिट रैशनिंग। तो क्रेडिट रैशनिंग इसको कहते हैं। जब देश में एक्सेस डिमांड होगी तो क्रेडिट रैशनिंग को बहुत बड़े लेवल पे अप्लाई किया जाएगा। सिलेक्टिवली लोगों को लोन दिया जाएगा, बहुत ही जरूरतमंद लोगों को, खासकर उनको जो फैक्ट्रीज वगैरह चलाते हैं, क्योंकि उनको लोन मिलेगा तो देश को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, इसलिए उनको लोन मिलना जरूरी है। तो ये हो गया क्रेडिट रैशनिंग, मॉनेटरी पॉलिसी का क्वालिटेटिव मेजर्स का थर्ड पॉइंट। तो क्वालिटेटिव मेजर्स में आप 3 पॉइंट लिख सकते हैं और क्वांटिटेटिव में मैंने आपको 4 बता दिए हैं, टोटल हो गए 7 पॉइंट्स। अगर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछता है कि क्वांटिटेटिव मेथड्स बताओ, क्वालिटेटिव मेथड्स बताओ, तो आप बिल्कुल भी इस तरीके से मत लिखना, मिक्स करके कोई 6 पॉइंट
लिख देना 6 नंबर के आंसर में। और मैं आपको बताता हूं कि अगर ऐसा आ जाए तो आप मोरल सुएजन वाला पॉइंट हटा सकते हैं, क्योंकि वो बहुत इजी पॉइंट है, जनरली सब बच्चों को आता है। इजी चीजों को हटा दिया करो अगर आपने अच्छे से तैयारी की है। तो बच्चों अब हम आते हैं डेफिशिएंट डिमांड पे। डेफिशिएंट डिमांड में आपको क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव यानी मॉनेटरी पॉलिसी बतानी है कि क्या करेगा सेंट्रल बैंक। अब देखो बच्चों, इसमें भी आपको बिल्कुल उल्टा बताना है। जो आपने एक्सेस डिमांड में बोला था उसका जस्ट ऑपोजिट बोलना है। फॉर एग्जाम्पल हमारा फर्स्ट पॉइंट था CRR, और CRR मैंने आपको बताया था एक डॉन की तरह RBI रिएक्ट करता है। बच्चों आंसर में मत लिख देना डॉन बॉन्ड, ठीक है। सेंट्रल बैंक के पास हर कमर्शियल बैंक को मिनिमम परसेंटेज अपने पैसों का मिनिमम परसेंटेज जमा कराना होता है, उसको हम CRR कहते हैं। ये सिंपल लैंग्वेज है। और इस रेट को बढ़ा देता है सेंट्रल बैंक एक्सेस डिमांड के टाइम पे, तो डेफिशिएंट डिमांड के टाइम पे इस रेट को कम कर देता है कि रखो अपने पास ही रखो, बांटो लोन पब्लिक को। यार शॉपिंग नहीं कर रहा कोई भाई, शॉपिंग करेगा तो डिमांड बढ़ेगी ना, शॉपिंग करेंगे लोग तभी तो डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ानी है देश में भाई, लो बांटो लोन, ठीक है। 0% EMI पे, नो कॉस्ट EMI बांट दो, 1 साल की EMI पे कोई इंटरेस्ट नहीं, बांटो जितना बांटना बांटो, ठीक है। तो CRR कम करा जाएगा, बैंक रेट कम करा जाएगा। बैंक रेट कम होगा तो कमर्शियल बैंक को ज्यादा लोन मिल पाएगा, सस्ता मिलेगा तो ज्यादा लेगा ना कमर्शियल बैंक लोन, तो ज्यादा लोन लेके ज्यादा लंबे टाइम के लिए बांटेगा लोगों को। रेपो रेट भी छोटे टाइम के लिए लोन था और उसका रेट कम कर दिया जाएगा, तो छोटे टाइम के लिए लोन सेंट्रल बैंक से लेगा कमर्शियल बैंक, चुटकू पुटकू बैंक्स, और फिर वो पब्लिक को बांट देंगे जिससे कि लोग शॉपिंग करें, डिमांड बढ़े, परचेसिंग पावर बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 3 पॉइंट। 4th पॉइंट था हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशन में मैंने आपको बताया था बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज बाय सेल करता है सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स के साथ में। ऐसे टाइम पे परचेज करेगा या सेल करेगा, बताइए आप, सोचिए, पॉज करिए और सोचिए, फिर आगे प्ले करिए। हाँ जी, ऐसे टाइम पे परचेज करेगा सेंट्रल बैंक, और जब सेंट्रल बैंक परचेज करेगा तो पैसा सेंट्रल बैंक से कमर्शियल बैंक के पास पहुंचेगा। कमर्शियल बैंक के पास पैसा होगा तो वो पैसे को पड़ा नहीं रहने देंगे। पड़ा हुआ पैसा बिल्कुल पसंद नहीं आता किसी भी कमर्शियल बैंक को। कमर्शियल बैंक उसको लोन दे देगा, पब्लिक को लोन मिलेगा तो वो उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। तो अब हम आते हैं क्वालिटेटिव मेथड्स पे। क्वालिटेटिव मेथड्स में मार्जिन रिक्वायरमेंट पहला पॉइंट था हमारा। मार्जिन रिक्वायरमेंट में हमने सीखा था कि जो लोन होता है और जो सिक्योरिटी मतलब मॉर्गेज जो होता है उसके बीच का डिफरेंस या मार्जिन, उस मार्जिन को कम करेंगे जिससे कि लोग लोन ज्यादा लें। किसी टाइम पे ऑटो पे 90% था, फ्लैट्स पे, प्रॉपर्टी पे 90% लोन मिलता था। अगर ऐसा अब भी कर देंगे तो अचानक से डिमांड बढ़ेगी ऑटो की भी और फ्लैट्स, जमीन वगैरह जो खरीदते हैं लोग, क्योंकि मार्जिन कम था। तो अगर डिमांड बढ़वानी होगी तो इस मार्जिन को कम कर दिया जाएगा। सेकंड पॉइंट था क्रेडिट रैशनिंग, कम करी जाएगी क्रेडिट रैशनिंग, क्योंकि लोगों को लोन मिलेगा तो वो शॉपिंग करेंगे, तो क्रेडिट रैशनिंग कम की जाएगी। और मोरल सुएजन में समझाया जाएगा कि भाई लोन बांटो, इजीली लोन दो, जिसके क्रेडेंशियल्स अच्छे हैं उसको इजीली दो, उसको मत रोको, उसको लोन दो, उसको शॉपिंग करने दो, जिससे कि देश की डिमांड बढ़े। अब इस पूरे चैप्टर में एक पॉइंट है रिवर्स रेपो रेट, जो हमने डिस्कस नहीं किया। वो मैं करना भी नहीं चाहता था। ड्यूरिंग क्वेश्चन जब हम डिस्कस कर रहे थे उस टाइम पे मैं उस पॉइंट को डिस्कस नहीं करना चाहता था। रिवर्स रेपो रेट क्या होती है बच्चों? रेपो रेट हमने सीखा कि छोटे टाइम के लिए जब कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन लेता है उस रेट को हम कहते हैं रेपो रेट। बट अगर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से लेता है लोन तो हम उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, तो रेपो रेट जस्ट उल्टा है रिवर्स रेपो रेट का, या कह सकते हैं रिवर्स रेपो रेट जस्ट उल्टा है रेपो रेट का। जब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से लेता है लोन तो हम उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, जिस रेट पे लेता है। और रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट के बीच का डिफरेंस 1% से ज्यादा नहीं होता
आजकल, फ्यूचर में हो सकता है चेंज हो जाए, बट आजकल 1% से ज्यादा नहीं होता। तो ये 2 1 मार्क क्वेश्चन भी इस पॉइंट में कवर हो गए हैं। तो बाकी 1 मार्कर्स और भी आ सकते हैं, उसके लिए बहुत डिटेल में पढ़ना है आपको, बट ओवरऑल पूरा चैप्टर मैंने आज के वीडियो में आपको समझा दिया है। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, तब तक के लिए गुड बाय।